Hello everyone, very warm welcome to Bioverse Life Sciences। हमारा जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके चैप्टर फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें कि हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ी थी पार्ट 1 में। लिविंग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। हमने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और अभी बची हुई जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सारी एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है और एनसीईआरटी को ही लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं हम लोग। Another characteristics of life is metabolism। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर कर ली थी, दैट इज ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी केमिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है। बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मेन तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये मेन एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और यही केमिकल्स को बनाते हैं। These chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, functions, etc. ये जो केमिकल्स होते हैं ये साइज के बेस पे भी वेरी कर सकते हैं, ये छोटे या बड़े हो सकते हैं और बहुत से क्लासेस से हो सकते हैं, अलग अलग क्लासेस से ये बिलोंग करते हैं और फंक्शंस भी इनके अलग अलग हो सकते हैं। एंड आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड and changed into some other biomolecules। हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की प्रोसेसेस चलती रहती हैं, जिनमें कुछ ना कुछ बनता रहता है और जो बनी हुई चीज़ें हैं वो अपने फॉर्म को चेंज करती रहती हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होती रहती हैं। These conversions आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो कन्वर्जन्स होते हैं एक फॉर्म के किसी दूसरे फॉर्म में चेंज होने की, इनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होंगी। बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस प्रेजेंट ही होगी। All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई एंड माइक्रोब्स सभी मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism। जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उन सारी रिएक्शंस को कंबाइंडली हम मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जैसे कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसी तरीके से जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म भी प्रेजेंट नहीं होता। ऑल्दो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हमने देखा था कि ग्रोथ देखी जाती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने एग्जांपल लिया था कि कोई अगर माउंटेन है
तो इसके सरफेस पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिपॉजिट होती रहती हैं और धीरे धीरे इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनमें ग्रोथ हुई, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा और मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system. ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं ये बॉडी के बाहर भी परफॉर्म की जा सकती हैं। इनको हम अपनी बॉडी के बाहर, जिसको हम इन विवो सिस्टम बोलते हैं, इन विट्रो सिस्टम बोलते हैं, इन विट्रो सिस्टम में भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म किया जा सकता है। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. जो रिएक्शंस बॉडी के आउटसाइड जो परफॉर्म की जाती हैं ये ना तो लिविंग होती हैं और ना ही नॉन लिविंग होती हैं। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज तो हैं लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इन द केस ऑफ मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं कि ये जो मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एंड दिस इज विदाउट एक्सेप्शन। एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे वो यही है कि जो मेटाबॉलिज्म है ये विदाउट एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है और ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। Hence, cellular organization of the body is the defining feature of life forms. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग वर्ड्स का या लिविंग और लाइफ फॉर्म्स का। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब बात मेटाबॉलिज्म की आती है तो सभी में बिना किसी भी एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म को देखा जाता है। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले प्रॉपर्टीज देखी थी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज तो थी लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं थी। लेकिन जो हमने दूसरी देखी दैट इज मेटाबॉलिज्म और उसके अलावा जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने, ये दोनों ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी हैं। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। इस पैराग्राफ में ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी होती है, वो होती है अपनी सराउंडिंग्स को ये सेंस कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को सेंस कर सकते हैं, सर्दी हो हम उसे सेंस कर सकते हैं, गर्मी हो उसे सेंस कर सकते हैं, लाइट, टच, इन सारी चीज़ों को हम सेंस कर सकते हैं और फिर जो भी स्टिमुलाई हमें बाहर से मिलता है हम उसके लिए रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। यही यहाँ पे बताया गया है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अगर किसी भी तरह का रिस्पॉन्स आता है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो यही है
कि अपने इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास बहुत से सेंस ऑर्गन्स हैं, स्किन के थ्रू हम सेंस करते हैं बहुत सी चीज़ों को, जैसे कि टच को। इसके अलावा हम आइज़ के थ्रू लाइट को सेंस करते हैं, ईयर्स के थ्रू साउंड को सेंस करते हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। इन्हीं के थ्रू हम चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूटेंट्स एटसेट्रा। जो प्लांट्स होते हैं वो भी इस फैक्टर को, ये रिस्पॉन्स को शो करते हैं। लाइट, वाटर, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों के लिए प्लांट्स भी जो रिस्पॉन्स होता है सेंस करने की एबिलिटी उसको शो करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। जितने भी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हैं सभी अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। कुछ ऐसे ब्रीडर्स भी होते हैं जिनकी ब्रीडिंग पीरियड जो होता है, जो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, वो फोटो पीरियड या लाइट के थ्रू कंट्रोल होता है और लाइट उसको अफेक्ट करती है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ऐसा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही केस में देखा जाता है कि कुछ ऐसे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जिनके रिप्रोडक्शन को फोटो पीरियड या लाइट की जितनी अमाउंट मिल रही है, जितने टाइम के लिए लाइट मिल रही है, वो अफेक्ट करती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो भी केमिकल्स उनकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं उनको भी हैंडल करने की एबिलिटी रखते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिस सराउंडिंग में रहते हैं वो उससे अवेयर होते हैं। उनको पता होता है कि वो जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं वो कैसा इन्वायरमेंट है और उन्हें अपनी बॉडी को किस हिसाब से ढालना है। जैसे कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हमें पता रहता है कि अगर यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है तो हमें कैसे अपनी बॉडी को रखना है, हमें वार्म क्लॉथ्स पहनने हैं। जबकि जब यहाँ पे समर का सीज़न रहता है तब हमें ये पता रहता है कि हाँ अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग्स के लिए अवेयर होते हैं और वैसे ही उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। हमने ये देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग से अवेयर होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने खुद के बारे में अवेयर होता है। दैट इज हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो सोच सकता है, समझ सकता है और जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। Consciousness therefore becomes the defining property of living organisms. जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि जो नॉन लिविंग होते हैं वो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते और चीज़ों को कैसे डिसाइड करना है ये डिसाइड नहीं कर सकते। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला गया है और कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. जब ये बात ह्यूमंस पे आती है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे लिविंग को डिफाइन करना एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक कोई पर्सन अगर हम कोमा में लेते हैं तो उसको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बिकॉज उसकी बॉडी नॉन लिविंग की तरह वर्क कर रही होती है लेकिन उसका ब्रेन डेड नहीं होता। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स। जो कोमा में पर्सन है अगर कोई
हॉस्पिटल में, और मशीन्स के सपोर्ट पे वो लाइव है, विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, और उसमें हार्ट एंड लंग्स को रिप्लेस कर दिया गया है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, जो पेशेंट है वो ब्रेन डेड है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, पेशेंट इस सिचुएशन में है कि उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, वो चीज़ों को पहचान नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि जो इस कंडीशन में जो पर्सन है उसको लिविंग कहा जाए या नॉन लिविंग कहा जाए। In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. जो हायर क्लासेस के स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं कि जितने भी लिविंग फिनोमिना होते हैं, ये जो बॉडी के अंदर बहुत से इंटरेक्शंस चल रहे होते हैं बॉडी के अंदर और बॉडी के इन्वायरमेंट के साथ में, तो इन सारे इंटरेक्शंस की वजह से ही ये सारे फिनोमिना होते हैं। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. जो सेल्स होती हैं उनमें टिश्यूज की प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जब सेल्स एक साथ में गैदर करती हैं, बहुत सारी सेल्स एक साथ में मिल जाती हैं और फिर वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, तब वो अपना एक कोई ना कोई प्रॉपर फंक्शन अटेन कर लेती हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि ये जो इंटरेक्शन है सेल्स के बीच में, इस इंटरेक्शन से सारी सेल्स एक साथ में गैदर होके उन्होंने एक फॉर्म बना लिया है, अपना वर्किंग फॉर्म बना लिया है। इसलिए इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelles but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelles. हम कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑर्गेनल्स के प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो ऐसे प्रॉपर फंक्शन बहुत बड़ा नहीं परफॉर्म कर सकते। लेकिन जब ये सेल्स आगे चल के टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू ऑर्गेन बनाते हैं और ऑर्गेन से एक ऑर्गेन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गेनल्स बन जाते हैं, तो उसके बाद में उनका एक ब्रॉड रेंज में फंक्शन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी इंटरेक्शंस का रिजल्ट हैं। यहाँ पे यही बताया गया है, अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द मोलिकुलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल्स। जिन कंपोनेंट से मोलिकुलर कंपोनेंट से ऑर्गेनल हमारा बना है, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं उन्हीं से आगे चल के चीज़ें परफॉर्म होती हैं। These interactions result in emergent properties at a higher level of organization. ये जो interactions होते हैं एक सेल और उसके बाद में सेलुलर लेवल से मल्टी सेलुलर लेवल पे बना, बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हुई, फिर सेल्स ने एक टिश्यू का फॉर्म बना लिया, बहुत सारी सेल्स इसमें हो गई, टिश्यू से कोई ना कोई ऑर्गेन बन गया और ऑर्गेन से बहुत सारे ऑर्गेन्स जुड़ के इन्होंने ऑर्गेन का सिस्टम बना दिया। तो कुछ इस तरह से ये इंटरेक्शन अपना रोल प्ले करता है और एक हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करता है। दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। ये जो फिनोमिना है इंटरेक्शन का, ये जो हायरार्की अभी हमने देखा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, इस तरह का ये जो हायरार्की बना है ये सभी लेवल में वर्क करता है। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating. जो living organisms होते हैं वो self-replicating होते हैं, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. जो living organisms होते हैं वो replicate कर सकते हैं, evolve कर सकते हैं, अपने सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं
और अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो अर्थ पे हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई है, उस सिस्टम को, उस स्टोरी को हम बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। बायोलॉजी वो है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ, कैसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे पैदा हुआ। All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material, but to varying degree. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अभी प्रेजेंट हैं, जो पास्ट में थे एंड जो फ्यूचर में आएंगे, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पे ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, जबकि पास्ट में था डायनासोर्स थे, और भी बहुत सी ऐसी लिविंग फॉर्म्स हैं जो कि अभी एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी फॉर्म भी होंगी जब कंटिन्यूअसली इवोल्यूशन चल रहा है, तो अब हमारे बाद भी हमसे भी ज़्यादा इवॉल्व होके कोई एडवांस जनरेशन आएगी। तो ये जो इवोल्यूशन है, हालांकि चीज़ें एडवांस्ड हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और यही यहाँ पे बताया गया है कि ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। कॉमन जेनेटिक मटेरियल सभी में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, या डीएनए है या आरएनए है, सभी में कॉमन है। डीएनए या आरएनए ही प्रेजेंट होगा, लेकिन वेरिंग डिग्री का, मतलब कि 99.99% सेम होगा, लेकिन 0.001 का भी डिफरेंस आ सकता है, और वही जो डिफरेंस होता है वो एक को दूसरे से अलग करता है। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आगे के लेक्चर्स भी मैं लेके आऊँगी इस चैप्टर में। अभी मैंने लगभग एक पैराग्राफ को, जो पूरा एक टॉपिक है, उसको यहाँ पे फिनिश कर लिया है। अगला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, और इसके अलावा मैं 12th की एनसीईआरटी को भी जल्दी ही स्टार्ट करूँगी। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बायोवर्स को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।